हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीवर के बारे में। तो भैया आपको हेडिंग लगानी है लीवर, यकृत। साथियों, जो लीवर होता है ये भैया हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है। क्या पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया? मैंने ये कहा कि जो लीवर होता है साथियों, ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है। लेकिन साथियों, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भैया हमारे शरीर का सबसे भारी यानी कि सबसे बड़ा बाहरी अंग कौन सा है, तो भैया आपकी त्वचा है। तो दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हुए। सबसे बड़ा आंतरिक अंग की बात की जाए साथियों तो लीवर है, और सबसे बड़ा बाहरी अंग की बात की जाए साथियों तो त्वचा है। साथियों, जो लीवर है मैं आपको बता दूं, इस लीवर का हमारे शरीर में लगभग 200 से लेकर 250 काम है। इतना इंपॉर्टेंट है साथियों लीवर कि आप सोच भी नहीं सकते। लीवर को साथियों डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा जाता है, और आपको पता होगा हम पिछले 4 दिनों से डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे। तो हेडिंग लगा लीजिए, डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र। साथियों, आपको इस डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र चैप्टर से कनेक्ट करने के लिए मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। साथियों, यहां पर एक शब्द है पाचन। एक्चुअली में पाचन होता क्या है? तो साथियों, भोजन के बड़े बड़े पोषक पदार्थों या भोजन के बड़े बड़े अणुओं को हमारे शरीर में विभिन्न रासायनिक अभिक्रिया व एंजाइमों की सहायता से छोटे छोटे अणुओं में या घुलनशील पदार्थों के रूप में तोड़ना ही साथियों क्या कहलाता है? भैया पाचन कहलाता है। अब देखिए, यहां पर एक शब्द और है साथियों, सिस्टम यानी कि तंत्री। सिस्टम क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स यानी कि अंगों का समूह क्या कहलाता है साथियों? तंत्र कहलाता है। तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि साथियों ऐसे अंगों का समूह है जो हमारे पाचन में सहायक होता है साथियों, उन अंगों के समूह को क्या कहा जाता है? भैया पाचन तंत्र कहा जाता है। अब हम साथियों ये बात करेंगे कि अब तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया। तो साथियों, सबसे पहले भोजन कहा जाता है माउथ में जाता है, यानी कि मुंह में जाता है। साथियों, मुंह में मैंने आपको 3 चीजों के बारे में बताया था। एक पढ़ाया था साथियों टीथ के बारे में, यानी कि दांत के बारे में। दूसरा पढ़ाया था साथियों टंग के बारे में, यानी कि जीभ के बारे में। और तीसरा पढ़ाया था साथियों स्लाइवरी ग्लैंड के बारे में, यानी कि भैया लारीय ग्रंथियों के बारे में। इन तीनों के बारे में साथियों हमने मुंह में पढ़ा था। मुंह के बाद में साथियों भोजन कहा जाता है तो भैया फेरिक्स में जाता है, PHARYNX। फेरिक्स होता है साथियों गर्षणी। ये साथियों भोजन और वायु का कॉमन पथ है। इस रास्ते से साथियों यानी कि इस स्थान से भोजन तो भोजन नली में जाता है और वायु श्वास नली में जाता है। फेरिक्स के बाद में साथियों भोजन कहा जाएगा ईसोफेगस में, ईसोफेगस में, यानी कि ग्रास नाल में। इसे साथियों भोजन नली या फूड पाइप भी कहा जाता है। और ईसोफेगस के बाद में साथियों भोजन कहा जाएगा स्टोमक में, यानी कि आमाशय में, यानी कि पेट में। और साथियों पेट के बाद में भोजन कहा जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को हिंदी में कहा जाता है साथियों छोटी आंत। तो अब तक साथियों हमने माउथ के बारे में पढ़ लिया इस चैप्टर में, फेरिक्स यानी कि गर्षणी के बारे में पढ़ लिया, ईसोफेगस यानी ग्रासनाल के बारे में पढ़ लिया, और साथियों स्टोमक यानी कि आमाशय के बारे में पढ़ लिया। अगर साथियों आपने पिछली 4 क्लास नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बात क्लियर है? अब साथियों हम किसके बारे में पढ़ेंगे? छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन साथियों छोटी आंत को पढ़ने से पहले मैं आपको 2 अंगों के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं, जिससे आपको छोटी आंत को पढ़ने में ज़्यादा परेशानी ना हो। एक तो बताऊंगा साथियों लीवर के बारे में, जिसके ऊपर साथियों आज हमारी क्लास है, और एक बताऊंगा साथियों पेनक्रियाज के बारे में, यानी कि अग्नाशय के बारे में।
साथियों ये 2 क्लास होने के बाद में फिर हम भैया छोटी आंत पढ़ेंगे। छोटी आंत बहुत ही छोटी आंत है, कहने का मतलब इसे बहुत आसानी से हम पढ़ लेंगे, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। बात क्लियर है? तो देखिए भैया, ये जो छोटी आंत है साथियों, इस छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। जो पहला वाला भाग है साथियों, उसे कहा गया है डुडेनियम, और साथियों दूसरा भाग है उसे कहा गया है जेजुनम, और साथियों तीसरा जो भाग है उसे कहा गया है इलियम। तो ये जो डुडेनियम भाग है, इस डुडेनियम भाग से साथियों आपका जो लीवर है ये जुड़ा हुआ होता है। तो साथियों नंबर 1 बात क्या सिद्ध हुई कि भैया ये जो लीवर है, ये जो यकृत है, इसे हम किस चैप्टर में पढ़ते हैं भैया? हम पाचन तंत्र में पढ़ते हैं। क्या ये बात क्लियर है? क्या किस चैप्टर में पढ़ते हैं भैया? पाचन तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। और ये लीवर किससे जुड़ा हुआ होता है साथियों? ये छोटी आंत का डुडेनियम जो वाला भाग है साथियों, इस डुडेनियम वाले भाग से जुड़ा हुआ होता है। अगर साथियों आपको ये बात समझ में आ गई है साथियों, तो अब हम लीवर के बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साथियों हम लीवर की, कि भैया लीवर की लोकेशन कहाँ होती है, यानी कि हमारे शरीर में कहाँ पर होता है लोकेशन। तो साथियों आपको पता होगा कि हमारी जो छोटी आंत होती है साथियों, इसकी संरचना कुछ इस तरीके से होती है। साथियों यहां से लेकर के ये वाला जो भाग है साथियों, यह है डुडेनियम वाला भाग, यानी कि मैं डी लिख देता हूं कोरा। ये भैया डुडेनियम वाला भाग है। और यहां से लेकर के यहां तक जो वाला भाग है साथियों, यह है भैया जेजुनम। और यहां से लेकर के यहां तक जो वाला भाग जो है साथियों, यह है भैया इलियम। अब मैंने आपको यहां पर बताया था कि जो लीवर होता है साथियों, ये हमारे डुडेनियम वाले भाग से जुड़ा हुआ होता है। तो साथियों ये हमारा जो डुडेनियम वाला भाग है, तो साथियों इस डुडेनियम वाले भाग के इस तरफ होता है साथियों ये, यानी कि यहां पर होता है साथियों, ये है आपका लीवर, इस जगह पर होता है। यानी कि साथियों आपको पता है साइंस में जो हमारा लेफ्ट होता है साथियों, वो तो होता है राइट यानी कि दायां, और साथियों जो हमारा दायां होता है वो होता है साथियों बायां। तो साथियों आपको क्या समझ में आया कि साथियों ये हमारे शरीर में, यानी कि हमारे पेट के साथियों ये दाईं ओर होता है। और साथियों हमारा जो पेट जिस जगह पर उपस्थित होता है साथियों, उस जगह को कहा जाता है एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी यानी कि हमारे शरीर में साथियों जो खाली जगह होती है जिसमें साथियों हमारा पेट उपस्थित होता है, उस जगह को कहा जाता है एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि उदर गुहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदर गुहा कहा जाता है। तो साथियों मैं ये लिख सकता हूं कि भैया हमारे पेट के दाईं ओर हमारा लीवर उपस्थित होता है उदर गुहा में। बोलो ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? मैंने आपको ये बताया कि हमारी जो छोटी आंत है साथियों, उसके ये दाईं ओर उपस्थित होता है, यानी कि हमारा जो पेट है साथियों, इसके ये दाईं ओर उपस्थित होता है। हमारा पेट जिस खाली जगह में उपस्थित होता है उसे एब्डोमिनल कैविटी या उदर गुहा कहा जाता है। तो साथियों हमारे पेट के दाईं ओर होता है लीवर, कहां पे? उदर गुहा में। तो मैं पहला पॉइंट लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? तो देखिए भैया मैंने पहले पॉइंट लिख दिया कि पेट के दाईं ओर उदर गुहा में उपस्थित होता है कौन साथियों? लीवर। पहला पॉइंट समझ में आ गया? ओके भैया। दूसरा पॉइंट देखिए, आपने श्वसन तंत्र वाला चैप्टर पढ़ा है क्या? श्वसन तंत्र वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपने साथियों फेफड़ों के बारे में जरूर पढ़ा होगा। मैंने आपको बताया था साथियों कि ये हमारे फेफड़े हैं साथियों, ये कुछ इस तरीके से होते हैं। एक फेफड़ा ये हो गया और साथियों एक फेफड़ा ये हो गया। तो हमारे दोनों फेफड़ों के नीचे साथियों एक मांसपेशी अंग होता है साथियों, कुछ इस तरीके से। यह है साथियों डायफ्राम। तो साथियों कभी कभी ऑप्शन में क्या होता है कि ये नहीं आता कि पेट के दाईं और उदर गुहा में उपस्थित होता है हमारा लीवर। कभी कभी आ जाता है साथियों कि आपके डायफ्राम है, ये जो डायफ्राम है साथियों, ये डायफ्राम
के नीचे होता है साथियों हमारे शरीर में दाईं ओर। तो मैं लिख देता हूं साथियों दूसरा पॉइंट इसकी लोकेशन के बारे में कि हमारे शरीर में दाईं ओर डायफ्राम के नीचे लीवर स्थित होता है, नीचे स्थित होता है। सबसे पहले ये बताओ आपको ये बातें समझ में आई या नहीं आई? बोलो, ये दोनों चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई? इसकी लोकेशन अगर कोई आपसे पूछे कि हमारा लीवर कहां उपस्थित होता है तो आप कह सकते हो कि पेट के दाईं ओर एब्डोमिनल कैविटी में, यानी कि उदर गुहा में। साथियों हमारा पेट जिस खाली जगह में उपस्थित होता है उसे कहा जाता है एब्डोमिनल कैविटी, उदर गुहा। डायफ्राम क्या होता है मैंने आपको बता दिया साथियों, डायफ्राम हमारे श्वसन दर को नियंत्रण करने का कार्य करता है। ये एक मांसपेशी ऑर्गन है, हमारे फेफड़ों के जस्ट नीचे पाया जाता है। तो साथियों ये डायफ्राम के नीचे हमारे शरीर में दाईं ओर उपस्थित होता है। आशा करता हूं इसकी लोकेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब साथियों मैं मिटा देता हूं और भैया हम आगे और बात करते हैं। मिटा दूं? ओके। तो अब आपको ये समझ में आ गया साथियों कि भैया हम लीवर के बारे में किस चैप्टर में पढ़ते हैं, और दूसरी बात आपको ये समझ में आ गई साथियों कि भैया इसकी लोकेशन कहाँ होती है, और साथियों किससे जुड़ा हुआ होता है? तो छोटी आंत के डुओडेनियम वाले भाग से ये जुड़ा हुआ होता है। और देखिए भैया अगली बात क्या आती है साथियों, जो लीवर है, इस लीवर के लिए साथियों साइंस में एक शब्द उपयोग में लिया जाता है। वो साइंस में क्या शब्द है साथियों? तो वो है भैया हिपेटिक। हिपेटिक शब्द साथियों साइंस में लीवर के लिए उपयोग किया जाता है। यह बात क्लियर है? अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे साथियों कि हिपेटिक क्या है, तो साथियों हिपेटिक का ही मतलब साथियों क्या होता है? लीवर। हम तो कहते हैं साथियों लीवर या फिर यकृत कह देते हैं, लेकिन साथियों साइंस में जो शब्द यूज में लिया जाता है लीवर के लिए भैया वो है हिपेटिक। अब इस हिपेटिक का कारनामा देखिए साथियों कि हिपेटिक से आपको क्या क्या बातें याद होती है। सबसे पहले साथियों मैं आपको बात बताऊं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया लीवर के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, अगर आप में से किसी भाई को पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। तो लीवर के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है साथियों? ये जो हिपेटिक शब्द है तो क्या आप क्या लिखोगे? हिपेटोलॉजी। हिपेटोलॉजी। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया लीवर के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है साथियों, तो हिपेटोलॉजी कहा जाता है। हिपेटोलॉजी साथियों विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम साथियों लीवर के बारे में डिटेल में अध्ययन करते हैं। साथियों आप सबको पता है कि लॉजी का मतलब क्या होता है? लॉजी का मतलब होता है साथियों टू स्टडी, और हिपेटो का मतलब क्या होता है साथियों? ये ग्रीक भाषा का शब्द है। हिपेटो एक ग्रीक भाषा का शब्द है और जिसका मतलब होता है साथियों लीवर। जिसका मतलब क्या होता है साथियों? लीवर होता है। यानी कि लीवर के बारे में डिटेल में अध्ययन करना साथियों क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी कहलाता है। बोलो भैया आपको ये बात याद हुई या नहीं हुई? बोलिए भैया जी आपको ये बात याद हुई या नहीं हुई? अब साथियों मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि भैया जो लीवर होता है इस लीवर का रंग कैसा होता है? बताओ। अगर आपको पता है साथियों लीवर का रंग कैसा होता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं बता देता हूं आपको। कलर यानी कि रंग, इसका रंग होता है साथियों रेडिश ब्राउन, यानी कि लाल भूरे रंग का होता है साथियों, लाल भूरे रंग का। कैसा होता है साथियों? ये लाल भूरे रंग का होता है। बोलिए यहां तक बात क्लियर है? कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अब साथियों इसके वेट की बात कर लेते हैं, इसके बाहर की बात कर लेते हैं। हाँ यहां पे आ जाएगा। तो साथियों मेल में तो अलग होता है इसका बाहर
और भैया फीमेल में अलग होता है। अगर मेल की बात करो तो 1.4 से लेकर के 1.8 केजी होता है, और फीमेल की बात करो साथियों तो 1.2 से लेकर के 1.5 केजी होता है। अब यहाँ से आपको एक बात समझ में आ रही होगी साथियों कि यहाँ पर पुरुष में जो भार है साथियों लीवर का वो अधिक है, और भैया महिला में लीवर का भार कम है। ऐसा क्यों होता है तो वो देखिए भैया। आपको पता है साथियों नॉर्मली कि जो पुरुष होता है साथियों उसका भार ज्यादा होता है महिलाओं से, बट एक यही रीजन है साथियों, भाई पुरुष का भार ज्यादा होता है महिलाओं से। अगर भैया पुरुष का भार ज्यादा होगा साथियों तो पुरुष के जो ऑर्गन्स है, जो अंग है साथियों, उनका भार भी ज्यादा होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि भैया लीवर का भार कितना होता है। तो भैया मेल की बात करें यानी कि पुरुष की बात करें तो 1.4 से 1.8 केजी होता है, और फीमेल की बात करें साथियों तो 1.2 से 1.5 केजी होता है। साथियों मैं आपको बता दूं ये जो लीवर है साथियों, ये लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। और साथियों अगर आपसे हमारे शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग पूछे साथियों तो कौन सा है? त्वचा है भैया। कौन सा है? त्वचा है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है साथियों तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ले लिया भैया स्क्रीनशॉट, जल्दी जल्दी बताओ। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है साथियों तो मैं मिटा देता हूं, और साथियों इस लीवर के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ओके मिटा दूं? ओके देखिए भैया आपका जो लीवर है भैया, इस लीवर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि लीवर एक ग्रंथि है। लीवर क्या है साथियों? यह एक ग्रंथि है। और ग्रंथि भी कैसी है साथियों? तो भैया बहिस्रावी ग्रंथि है। बहिस्रावी ग्रंथि है। और मैं आपको बता दूं साथियों ये बहिस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है। अब साथियों आप में से बहुत सारे लोग मेरे को ये कहेंगे कि भैया हमें तो ये भी नहीं पता कि ग्रंथि क्या होती है, तो फिर हमें ये कैसे पता रहेगा कि भैया बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो टेंशन बिल्कुल ना ले, बिल्कुल दिमाग पर जोर ना दे, मैं किस लिए यहां पर बैठा हूं। देखिए भैया ग्रंथि क्या होती है, सबसे पहले ग्रंथि के बारे में समझते हैं। तो लिख ही लो भैया, काम आ जाएगी। ग्रंथि यानी कि ग्लैंड्स। शरीर का कोई अंग, शरीर का कोई अंग या फिर साथियों ऊतकों का समूह है जो रासायनिक यौगिक बनाए और साथियों उस रासायनिक यौगिक को अपने से बाहर डाल दे, या तो वो शरीर से बाहर डाल दे या फिर साथियों किसी अन्य अंग में डाल दे। वही क्या है साथियों? वही भैया ग्रंथि है। वही क्या है साथियों? वही ग्रंथि है। तो शरीर का कोई अंग या भी ऊतकों का समूह है, ऊतकों का समूह है जो रासायनिक यौगिक बनाए, जो रासायनिक यौगिक बनाए, जो रासायनिक यौगिक बनाए और उसे अपने से बाहर डाल दे, बाहर डाल दे। वो क्या है साथियों? वो ही भैया ग्रंथि है। अब ये रासायनिक यौगिक साथियों तीन प्रकार के हो सकते हैं। ये जो रासायनिक यौगिक है साथियों, ये वाले, ये रासायनिक यौगिक साथियों
तीन प्रकार के हो सकते हैं। वो तीन प्रकार कौन कौन से? नंबर 1 पर बात की जाए साथियों तो जूस। अब ये जूस आपका पीने वाला नहीं है साथियों, जैसे कि आपने देखा होगा कि पेंक्रियाज जूस यानी कि अग्नाशय रस, ठीक उसी प्रकार जठर रस, आंतीय रस, ये वाले रस है साथियों, तो जूस यानी कि रस। नंबर 2 पर बात करें साथियों तो एंजाइम, और नंबर 3 पर बात करें साथियों तो हार्मोन। ये तीन प्रकार के रासायनिक यौगिक साथियों जो अंग बनाता है वो ही क्या है? ग्रंथि है। बात क्लियर है? अब साथियों इस ग्रंथियों को 3 भागों में बांटा गया है। एक है साथियों अंतःस्रावी ग्रंथि, और दूसरी है साथियों बहिःस्रावी ग्रंथि, और तीसरी है साथियों मिश्रित ग्रंथि। अब भैया अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो वह ग्रंथि साथियों जो भैया हार्मोन बनाए, ये तो है भैया अंतःस्रावी ग्रंथि। और साथियों वह ग्रंथि जो भैया रस और एंजाइम बनाए, वह ग्रंथि जो साथियों रस और एंजाइम बनाए वह है साथियों बहिःस्रावी ग्रंथि, बहिःस्रावी ग्रंथि। और साथियों मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो वह ग्रंथि साथियों जो भैया जूस भी बनाए, एंजाइम भी बनाए और हार्मोन भी बनाए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है साथियों अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। तो मैंने आपको क्या बताया साथियों कि यकृत एक ग्रंथि है, बिल्कुल ग्रंथि है भैया, क्योंकि ये भैया एक रस का निर्माण करती है और उस रस का नाम है पित्तरस, बाइल जूस। उसके बारे में साथियों अभी मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। फिलहाल साथियों अगर ये आपको ये बात समझ में आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूं। देखिए भैया अब हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। यकृत के बारे में मैंने आपको बताया था साथियों कि यह एक ग्रंथि है। बिल्कुल साथियों जो आपका लीवर है भैया ये एक ग्रंथि है, क्योंकि मैंने आपको ग्रंथि के बारे में बताया था कि शरीर का कोई अंग या ऊतकों का समूह है जो रासायनिक यौगिक बनाए और साथियों उस रासायनिक यौगिक को किसी या तो अन्य अंग में ट्रांसफर कर दे या फिर साथियों शरीर से बाहर निकाल दे, वही क्या है साथियों? वही ग्रंथि है। तो साथियों आपका जो लीवर होता है ये भैया एक रस का निर्माण करता है, एक रस का निर्माण करता है साथियों, उस रस को अन्य अंग में ट्रांसफर करता है। उस रस का नाम है साथियों पित्त रस यानी कि बाइल जूस। फिर साथियों मैंने आपको यह भी बताया था कि ग्रंथि है 3 प्रकार की होती है, अंतःस्रावी, बहिःस्रावी और मिश्रित ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि वह ग्रंथि है साथियों जो हार्मोन का निर्माण करती है, और बहिःस्रावी ग्रंथि साथियों वह ग्रंथि है जो भैया रस और एंजाइम का निर्माण करती है, और मिश्रित ग्रंथि वह ग्रंथि है साथियों जो इन तीनों का निर्माण करती है। मैंने आपको बताया था साथियों कि जो यकृत है साथियों एक प्रकार की बहिःस्रावी ग्रंथि है भैया, ये रस और एंजाइम का निर्माण करती है। बात क्लियर है? और साथियों सबसे बड़ी बहिःस्रावी ग्रंथि है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बात क्लियर है? अगर ये सारी बातें आपको समझ में आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया भी होगा, मैंने आपको पहले भी बोला था, तो अब मिटा देता हूं और भैया हम आगे चलते हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताने वाला हूं साथियों में। अभी तक तो कुछ नहीं, अभी तक तो ये ट्रेलर है, ये तो सब लोग पढ़ाते हैं, हम वो चीज पढ़ेंगे जो साथियों कोई नहीं पढ़ाता। पढ़ाते तो हैं साथियों लेकिन बहुत कम आपको यूट्यूब पर देखने को मिलता है। देखिए भैया अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में जान लेते हैं। लीवर की कोशिका का क्या नाम है साथियों? आपको पता है? जो लीवर की जो कोशिका होती है साथियों उसका नाम क्या है? जैसे कि भैया जो किडनी की कोशिका होती है साथियों उसका नाम होता है नेफ्रॉन। जैसे कि हमारा जो मस्तिष्क होता है, हमारा जो ब्रेन होता है, उसकी कोशिका का नाम होता है साथियों न्यूरॉन। ठीक साथियों हमारे जो फेफड़े होते हैं, हमारे फेफड़े की जो कोशिका होती है साथियों उसका कार्य क्या होता है? हमारे फेफड़ों की जो कोशिका होती है उस कोशिका का नाम क्या होता है? तो उसका कोशिका का नाम होता है साथियों एल्वियोली यानी कि वायु कुपिका। ठीक उसी प्रकार साथियों हमारे जो लीवर है, इस लीवर की जो कोशिका है साथियों उसका नाम है हिपेटिक सेल, हिपेटिक सेल। या फिर साथियों मैं कह सकता हूं कि हिपेटो साइड सेल, एक ही नाम है साथियों दोनों का। अब बात सुनिए,
ये तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीवर की कोशिका का नाम क्या है, तो आप सीधा सा ये आंसर दे दोगे। लेकिन इससे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है साथियों, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि साथियों जो हिपेटिक सेल है भैया, इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। अब साथियों ये पुनरुद्भवन की क्षमता क्या है, तो देखिए भैया, जैसे कि मेरे नाखून है, नाखूनों को मैं काट लेता हूं और साथियों थोड़े दिन बाद मैं देखता हूं तो इसका पुनः विकास हो जाता है, यानी कि हमारे नाखूनों में साथियों पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, लेकिन भैया कम पाई जाती है। ठीक उसी तरीके से साथियों हमारे जो बाल हैं, इन बालों को मैं कटवा आता हूं तो साथियों थोड़े दिन बाद में देखता हूं कि ये वापस बड़े हो जाते हैं। तो कहने का मतलब साथियों हमारे बालों में भी पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, लेकिन कम पाई जाती है। लेकिन साथियों ध्यान रखना, ये जो पुनरुद्भवन की क्षमता है ये भैया हमारे हिपेटिक सेल में, यानी कि हमारे लीवर में साथियों सबसे ज्यादा पाई जाती है। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाई जाती है, और इसके कारण ही साथियों आप हमारा जो लीवर है, इस लीवर का 2/3 हिस्सा आप डोनेट कर सकते हो। 2/3 हिस्सा साथियों आप डोनेट कर सकते हो, यानी कि आपका लीवर है, टोटल लीवर कितना है साथियों, टोटल लीवर है भैया आपका 3, तो 3 में से साथियों आप 2 हिस्से को कन्वर्ट कर सकते हो। बात आपको समझ में आ गई, 3 में से आप 2 हिस्से को डोनेट कर सकते हो। साथियों इसके बारे में एक कथन और दिया जाता है साथियों कि भैया जो लीवर है, इस लीवर को आप प्रतिशत में डोनेट कर सकते हो, प्रतिशत में डोनेट कर सकते हो। प्रतिशत का मतलब समझते हो साथियों, प्रतिशत का मतलब ये होता है जैसे कि कोई चीज 100% है, उसका आप जैसे कि मैंने कहा कि 10% डोनेट कर दीजिए, 50% डोनेट कर दीजिए, 80% डोनेट कर दीजिए, वो होता है साथियों प्रतिशत। आपने मैथ में पढ़ा होगा, प्रतिशत के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। तो भैया लीवर को आप भैया प्रतिशत में डोनेट कर सकते हो। बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब साथियों ये बात तो सही है, लेकिन आप ये बताओ कि कोई जो लीवर है, इस लीवर का पूर्ण रूप से विकास कितने दिनों में हो सकता है, जल्दी जल्दी इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। तो साथियों ऐसा माना जाता है कि जो एक लीवर है, ये एक लीवर साथियों 21 दिन में पूर्ण रूप से साथियों तैयार हो जाता है। एक जो लीवर है साथियों, ये 21 दिन में साथियों ये अपने आप को तैयार कर लेता है। इसमें इतनी खतरनाक पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। यह बात क्लियर है। देखिए भैया, अब बात यह आती है कि भैया सबसे पहले परीक्षण किस में किया गया था कि भैया इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। तो साथियों ये परीक्षण हुआ था भैया चूहे पर। जो आपका चूहा होता है, रेट होता है चूहा, इस चूहे पर साथियों सबसे पहले ये परीक्षण किया गया था। इस चूहे का लीवर निकाला साथियों और काट करके दूसरे चूहे में लगा दिया, तो पाया साथियों कि कुछ दिन बाद में जिस चूहे से ये लीवर काट कर दूसरे चूहे में लगाया गया था साथियों, वो अधूरा लीवर साथियों थोड़े दिनों में ही विकसित हो गया। उसके बाद में साथियों मानव पर रिसर्च की तो साथियों ये सभी बातें आपको प्राप्त हुई। बोलो भैया, अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, फटाफट ले लिया भैया, स्क्रीनशॉट ले लिया क्या। अब देखिए भैया, और महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। साथियों मैंने आपको बताया था शुरू में कि साथियों हमारा जो लीवर होता है साथियों, ये भैया छोटी आंत के डुडेनियम वाले भाग से कनेक्ट होता है, यानी कि जुड़ा हुआ होता है। जिस नली की सहायता से जुड़ा हुआ होता है साथियों, उसे कहा जाता है हेपेटिक डक्ट। तो ये है आपका डुडेनियम वाला भाग, और इससे साथियों आपका जो लीवर है भैया ये जुड़ा हुआ है। जैसे कि मैंने कहा कि ये क्या है आपका, ये भैया आपका लीवर है। ये डुडेनियम वाला भाग है साथियों छोटी आंत का। तो ध्यान रखना, ये छोटी आंत का जो डुडेनियम वाला भाग है साथियों, इसके इस तरफ एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है साथियों। इस थैलीनुमा संरचना को कहा जाता है साथियों पित्त की थैली। क्या कहा जाता है, पित्त की
थैली कहा जाता है, या फिर साथियों इसे कहा जाता है साथियों पित्ताशय। इसे क्या कहा जाता है साथियों? इसे पित्ताशय कहा जाता है। साथियों ध्यान रखना, आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन से जानवर हैं या ऐसे कौन से जीव है साथियों जिन्हें ये पित्त की थैली नहीं पाई जाती। तो ध्यान रखना है साथियों, एक तो खरगोश में, एक चूहा में और एक साथियों घोड़ा में। इन तीनों में साथियों क्या नहीं पाई जाती साथियों? ये पित्त की थैली नहीं पाई जाती। ये पित्त की थैली साथियों नहीं पाई जाती। इतनी बात क्लियर है साथियों। दूसरी तरफ साथियों हमारा जो पेड़ का पत्ता होता है, इस पेड़ के पत्ते के समान साथियों आकृति वाला एक ऑर्गन होता है और उस ऑर्गन का नाम है साथियों पैंक्रियाज, जिससे आप अच्छी तरीके से भली भांति जानते हो अग्नाशय से। ये बात आपको समझ में आई? अब देखिए, यहां से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में साथियों एक क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है साथियों कि जो आपका लीवर है भैया, ये लीवर दो लोब में बटा हुआ है। एक है साथियों राइट लोब और एक है साथियों लेफ्ट लोब। अब साथियों सबसे पहले तो बात यही आती है कि भैया ये लोब क्या होती है? ये लोब क्या है? तो साथियों दो आंतरिक भाग जो आपस में जुड़े हुए हैं साथियों, वही क्या है? वही लोब है। दो आंतरिक भाग, फिर मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी अंक के दो आंतरिक भाग जो आपस में जुड़े हुए हैं। हाँ, ये नहीं है साथियों कि ये दो ही आंतरिक भाग होंगे साथियों। ये भाग कितने भी हो सकते हैं, लेकिन किसी भी अंग के अंदर होने चाहिए और साथियों आपस में जुड़े हुए होने चाहिए। जैसा कि आपने सुना होगा कि जो हृदय होता है साथियों, हृदय 4 लोबों में बटा हुआ होता है। ठीक उसी प्रकार साथियों जो आपका लीवर है भैया, ये 2 लोब में बटा हुआ होता है और दोनों ही लोब साथियों आपस में जुड़ी हुई होती है। यही होता है कि दो आंतरिक भाग साथियों जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, यही लोब है। तो साथियों आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? CHSL में ये क्वेश्चन पूछा गया था साथियों कि लीवर का कौन सा लोब बड़ा होता है? तो साथियों कौन सा लोब बड़ा होता है? लेफ्ट वाला। ये बड़ा है साथियों लेफ्ट वाला, और साथियों राइट वाला छोटा है। बोलो भैया जी, ये बातें आपको समझ में आ गई हो भैया? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम साथियों आगे चलते हैं और महत्वपूर्ण बातें हैं साथियों, उनके बारे में चर्चा करते हैं। बोलो, आपको ये समझ में आ गया? ठीक है भाई, अगर समझ में आ गया है तो मैं मिटा देता हूं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने अच्छे से। ओके, बहुत अच्छा कंटेंट है साथियों। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस लीवर से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में। NDA PCS तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से भैया, इसलिए मैं आपकी अलग क्लास ले रहा हूं लीवर के बारे में। बहुत बड़ी क्लास होने वाली है। देखिए भैया, अभी हमने लास्ट स्लाइड में साथियों एक डायग्राम बनाया था। मैं डायग्राम वापस बना देता हूं। ये क्या आपका डूडोनियम वाला भाग है। इससे साथियों हिपेटिक डक्ट की सहायता से आपका लीवर कनेक्ट था। ये क्या है साथियों? आपका लीवर है। इस तरफ क्या था साथियों? इस तरफ भैया थैलीनुमा संरचना थी, जिसे आपने पित्त की थैली या फिर साथियों मैं कह सकता हूं कि पित्ताशय कहा था। और इस तरफ साथियों एक पेड़ के पत्ते के समान एक संरचना थी साथियों, और ये संरचना साथियों क्या है? पैंक्रियाज है, यानी कि अग्नाशय है। और ये क्या है साथियों? ये लीवर है। अब देखिए साथियों, ये जो लीवर है, इस लीवर से साथियों एक जूस का निर्माण होता है, एक रस का निर्माण होता है, और उस रस का नाम है भैया बाइल जूस, यानी कि पित्तरस। तो पहला क्वेश्चन तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि पित्तरस का निर्माण कौन करता है? ये राजस्थान पुलिस में पूछा गया था। तो भैया पित्तरस का निर्माण किसने किया?
निर्माण किया भैया लीवर। अब साथियों स्टोर कहाँ होता है, यानी कि जमा कहाँ होता है, तो भैया ये पित्ताशय में जाकर के जमा होता है। साथियों लीवर साथियों ये एक नलीनुमा संरचना है जिसकी सहायता से साथियों डुओडेनम वाले भाग से जुड़ा हुआ है। ये जो नलीनुमा संरचना है साथियों, ये नली, इसे कहा गया है साथियों हिपेटिक डक्ट। क्या नाम है इसका, हिपेटिक डक्ट है। तो साथियों इस लीवर में भैया इस पित्रस का निर्माण होता है और साथियों ये कहाँ आकर के स्टोर होता है, इस पित्ताशय में आकर के स्टोर होता है जब साथियों अधिक मात्रा में बन जाता है। और साथियों कार्य कहाँ पर करता है, तो मैं आपको बता दूं साथियों ये कार्य करता है छोटी आंत में आकर के। और छोटी आंत में क्या कार्य करता है, तो साथियों ये वसा के पाचन में सहायक होता है। साथियों ध्यान रखना, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी में कि निम्न में से किस रस में एंजाइम नहीं होता। क्वेश्चन क्या था, मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किस रस में एंजाइम नहीं होता। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है वो था साथियों पित्रस। भैया इस पित्रस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता, इसमें साथियों मिनरल्स पाए जाते हैं जो साथियों एंजाइम की तरह कार्य करते हैं और भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। इसमें साथियों जो इसमें साथियों जो मिनरल्स पाए जाते हैं, जो खनिज तत्व पाए जाते हैं साथियों, जो आयंस पाए जाते हैं, वो भैया किसके पाचन में सहायक होते हैं, वो भैया भोजन के पाचन में सहायक होते हैं, यानी कि वसा के पाचन में सहायक होते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। पित्रस का निर्माण कहाँ हुआ, लीवर में। स्टोर कहाँ होता है, इस पित्ताशय में आकर के स्टोर होता है जब अधिक मात्रा में बनता है तब। और भैया कार्य कहाँ आकर करता है, छोटी आंत में करता है। बात क्लियर है। इस पित्रस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। साथियों 24 घंटे लगातार 24 घंटे तक ये जो लीवर है साथियों ये पित्रस का निर्माण करता रहता है। तो 24 घंटे साथियों ये जो लीवर है साथियों ये भैया इस पित्रस का निर्माण करता रहता है। लगभग एक दिन में साथियों 700 से 800 ml साथियों प्रतिदिन इस पित्रस का निर्माण होता है साथियों हमारे शरीर में। बात क्लियर है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है साथियों तो और बात कर लेते हैं इसके पीएच मान की कि भैया इसका पीएच मान कितना होता है। तो साथियों जो पित्रस है इस पित्रस का पीएच मान होता है 7.5 से लेकर के 8.5, यानी कि इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी साथियों, इसकी प्रकृति हो जाएगी साथियों दुर्बल क्षारीय। अगर साथियों ये पीएच क्या है साथियों और इसकी ये प्रकृति दुर्बल क्षारीय क्या है, तो भैया या तो आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो भैया आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। मैंने पीएच पर साथियों एक अलग से क्लास ले रखी है। अगर मैं यहाँ पर सभी बातें बताने लग जाऊँगा तो भैया फिर तो हमारे चैप्टर पूरा होगा ही नहीं। इसलिए भैया इन छोटी छोटी बातों का आपको पता होना जरूरी है। बात क्लियर है। इसके अलावा साथियों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है एल्केलाइन प्रकृति का होता है। अब ये एल्केलाइन साथियों आप सभी के लिए एक नया शब्द होगा तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कोई ऐसी चीज साथियों जो भैया पानी में घुल जाए उसकी प्रकृति कैसी होगी, एल्केलाइन है। तो भैया ये जो पित्रस है भैया ये पित्रस पानी में घुल जाता है। जैसे आपने ब्लड देखा होगा, ब्लड के साथियों एक बूंद लेना और उसको पानी में डाल के देखना, जो ब्लड है साथियों पूर्ण रूप से घुल जाएगा क्योंकि ब्लड की प्रकृति भी एल्केलाइन होती है। ठीक उसी तरीके से आपका जो पित्रस है इस पित्रस की प्रकृति भी साथियों एल्केलाइन होती है। बोलो ये बात समझ में आ गई क्या? स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। बोलो ले लिया क्या? जल्दी जल्दी बताओ। ओके भैया अब देखिए साथियों आपने अम्ल और क्षार पढ़ा होगा। तो अम्ल तो आपको पता है H+ आयन देते हैं और साथियों जो क्षार होता है वो भैया OH- आयन देते हैं। तो मैं लिख देता हूं कि जो क्षार है साथियों ये OH- आयन देते हैं। और साथियों ये जो पित्रस है इस पित्रस की प्रकृति कैसी है, तो भैया क्षारीय है। क्षारीय है साथियों तो ये OH- आयन देंगे। तो साथियों बात यह आती है कि भैया पित्रस में कौन से आयन्स होते हैं,
कौन से आयन्स होते हैं? अगर साथियों आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए मैं बता देता हूं। एक होता है साथियों सोडियम बाइकार्बोनेट, और साथियों अगर आपको दूसरे आयन्स के बारे में पता है भैया तो कमेंट बॉक्स में बताओ। क्या आपने सुना है कभी साथियों कि भैया जो पितरस होता है भैया, इस पितरस में भी आयन्स होते हैं? बोलो भैया। दूसरा होता है साथियों सोडियम ग्लाइकोलेट। ये दोनों आयन्स होते हैं साथियों आपके पितरस में। ये दोनों आयन्स होते हैं भैया आपके पितरस में। कौन कौन से? सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम ग्लाइकोलेट। अगर साथियों ये दोनों चीज आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गई है साथियों तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, फिर हम आगे चलते हैं। इसको मैं मिटा दूं भैया? मिटा दूं क्या? ओके भैया मिटा देता हूं। मिटा दूं ना? ठीक है भाई। देखिए भैया और जान लेते हैं पितरस के बारे में। साथियों जो पितरस होता है, इस पितरस का रंग कैसा होता है? हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? पितरस के बारे में पढ़ रहे थे, यानी कि बाइल जूस के बारे में पढ़ रहे थे। तो साथियों इसका रंग कैसा होता है? तो साथियों इसका रंग होता है हरा। और आपको पता है साथियों, आप बायोलॉजी पढ़ते हो तो भैया किसी का भी रंग कोई सा भी हो, उसके पीछे कौन जिम्मेदार होता है? पिगमेंट जिम्मेदार होता है। तो भैया आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पितरस का रंग यानी कि कैसा होता है? पहली बात तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो हरा होता है। किस वर्णक के कारण होता है? किस पिगमेंट के कारण होता है साथियों? तो भैया बिलीवर्डिन वर्णक के कारण होता है। अब ये इसका निर्माण कहाँ होता है? तो देखिए भैया आपका जो लीवर है, इस लीवर में साथियों दो वर्णक का निर्माण होता है। दो पिगमेंट होते हैं साथियों, उनका निर्माण होता है। एक है साथियों बिलीरुबिन वर्णक और एक है साथियों बिलीवर्डिन वर्णक। साथियों इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग होता है साथियों पीला। और इस बिलीवर्डिन वर्णक का रंग कैसा होता है साथियों? हरा होता है। ये हरा रंग किसको देता है और ये पीला रंग किसको देता है? तो साथियों आपने ब्लड में पढ़ा होगा साथियों कि जो ब्लड होता है, इस ब्लड को साथियों दो भागों में बांटा गया है। एक है साथियों ठोस भाग और एक है साथियों तरल भाग। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। ब्लड को दो भागों में बांटा गया है, एक है ठोस भाग और एक है साथियों तरल भाग। पूरे ब्लड का जो तरल भाग होता है साथियों 55% होता है, जो ठोस भाग होता है साथियों 45% होता है। ठोस भाग में साथियों हम रक्त कणिकाओं के बारे में पढ़ते हैं और साथियों तरल भाग में हम किसके बारे में पढ़ते हैं साथियों? हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। और रक्त कणिकाएं कौन कौन सी है? नंबर 1 पर आती है आरबीसी, नंबर 2 पर आती है साथियों डब्ल्यूबीसी और नंबर 3 पर आती है साथियों प्लेटलेट्स। तो साथियों ये जो प्लाज्मा है, जो ब्लड का तरल भाग है, जो 55% है साथियों, इस प्लाज्मा का रंग होता है हल्का पीला। कौन देता है? तो ये बिलीरुबिन वर्णक देता है। ठीक उसी प्रकार साथियों ये जो पितरस है, इस पितरस को हरा रंग कौन प्रोवाइड करवाता है? तो भैया बिलीवर्डिन वर्णक उपलब्ध करवाता है। अब साथियों कभी कभी क्या होता है कि आपका लीवर खराब हो जाता है। क्यों खराब होता है? अभी ये बात नहीं है। बात यह है साथियों कि कभी कभी होता क्या है कि आपका लीवर खराब हो जाता है। और भैया लीवर के खराब होने से होता क्या है, ये जो बिलीरुबिन वर्णक है साथियों, इसकी मात्रा बढ़ जाती है। ये एक्सेस अकाउंट में बन जाता है। अब इसकी मात्रा बढ़ने से होता क्या है साथियों? आपके नाखूनों में, आपकी आंखों में साथियों पीलापन आ जाता है। और आपको कौन सा रोग हो जाता है साथियों? आपको पीलिया रोग हो जाता है।
इस पीलिया रोग में होता है क्या है साथियों कि आपका जो ब्लड है उस ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, और आपको पता है हीमोग्लोबिन क्या करता है साथियों, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अगर साथियों आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई तो आपको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। हार्ट अटैक जैसी खतरनाक बीमारी आपको हो सकती है, और आपको साथियों हार्ट अटैक आएगा तो साथियों इस रोग में आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये इतनी खतरनाक बीमारी है साथियों। पीलिया रोग या फिर जॉन्डिस रोग साथियों कब होता है, जब साथियों बिलिरुबिन वर्णक की मात्रा बढ़ जाती है, तब आपको कौन सा रोग होता है, पीलिया रोग होता है। तो बोलो ये बात क्लियर है या नहीं, बोलो जनाब। साथियों बहुत ज्यादा मेहनत लगती है यार, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ना ही लाइक करते, ना ही कमेंट करते। और कितना चाहिए आपको, लीवर के बारे में 1-1 घंटे की क्लास ले रहा हूं यार, बोलो 1-1 घंटे से ऊपर की क्लास हो जाती है साथियों लीवर पर यार, फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। कितनी मेहनत करें आपके लिए यार। कर लो यार भाई यार, मेरी तरफ भी देख लो, मेरा पेट का सवाल है यार। पूरी जिंदगी दाव पर लगा रखी है सिर्फ आपके इस कंटेंट के लिए। चल कोई ना, आपकी इच्छा, जब ऊपर वाला देगा तब देगा, मेरे कहने से कुछ नहीं होता। चलो बात करें तो साथियों ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है साथियों तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर साथियों हम खनिज तत्वों के बारे में पढ़ते हैं कि साथियों पित्रस में कौन कौन से खनिज तत्व पाए जाते हैं। पित्रस में कौन कौन से साथियों ये खनिज तत्व पाए जाते हैं। तो देखिए साथियों आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो पाया जाता है कॉपर, एक पाया जाता है Fe यानी कि आयरन, और एक पाया जाता है साथियों पोटेशियम। तो ये तीनों साथियों खनिज तत्व पाए जाते हैं। मैंने आपको यह भी बता दिया साथियों कि लीवर में कौन कौन से वर्णक पाए जाते हैं, उनका कार्य क्या है। उसके अलावा मैंने आयन्स बता दिए साथियों कि आपके पित्रस में कौन कौन सा आयन पाया जाता है। खनिज तत्वों के बारे में बता दिया साथियों कि यह आपके खनिज तत्व पाए जाते हैं पित्रस में। उसका पीएच मान को कितना होता है साथियों पित्रस का निर्माण कहाँ होता है, जमा कहाँ होता है, कार्य कहाँ करता है। ये सारी बातें साथियों मैं आपको बता चुका पित्रस के बारे में। अब पित्रस का साथियों जो मुख्य कार्य है उसके बारे में बात करते हैं। पहले अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया भैया स्क्रीनशॉट, ओके मिटा देता हूं। अब साथियों आपने सुना होगा कि जो पित्रस होता है साथियों, ये पित्रस भैया वसा के पाचन में हेल्प करता है। तो बिल्कुल साथियों वसा के पाचन में हेल्प करता है। ये भैया वसा के पाचन में हेल्प करता है। साथियों सबसे पहले ये बताओ कि वसा किस किस से प्राप्त होती है। तो आपको पता है घी, तेल, डालडा, बटर, चीज, इन सब से क्या प्राप्त होती है, आपको वसा प्राप्त होती है। साथियों जब आप वसा को खाते हो तो भैया बड़े बड़े अणुओं के रूप में खाते हो। और साथियों पित्रस में क्या पाया जाता है, जो बाइल जूस है साथियों, इस बाइल जूस में साथियों आयन्स पाए जाते हैं। मैंने आपको बताए भी थे साथियों कौन कौन से आयन थे। एक तो था सोडियम बाइकार्बोनेट और एक था सोडियम ग्लाइकोलेट। ये 2 आयन्स थे साथियों। ये क्या करते हैं साथियों, ये जो वसा है साथियों, वसा की जो बड़ी बड़ी गोलियां है, जो बड़े बड़े टुकड़े हैं साथियों, इनको भैया छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है। छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है। और साथियों ये प्रक्रिया ही क्या कहलाती है साथियों, इमल्सिफिकेशन यानी कि पायसीकरण कहलाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि भैया लीवर किस प्रक्रिया पर काम करता है, तो भैया इमल्सिफिकेशन प्रक्रिया पर काम करता है। लीवर किस प्रक्रिया पर काम करता है साथियों, तो भैया लीवर इमल्सिफिकेशन प्रक्रिया पर काम करता है, भैया पायसीकरण प्रक्रिया पर काम करता है। साथियों पित्रस में जो आयन्स पाए जाते हैं भैया ये क्या करते हैं, वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों के रूप में तोड़ देते हैं साथियों। और ये प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, इमल्सिफिकेशन, ये पायसीकरण कहलाती है। ध्यान रखना है साथियों, मैं आपको फिर बता देता हूँ। एसएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था साथियों, शायद CHSL में क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया निम्न में से कौन सा
रस ऐसा होता है जिसमें एंजाइम नहीं पाया जाता, तो भैया पित्तरस में एंजाइम नहीं पाया जाता। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है भैया तो ये बताओ, हाँ भैया बताओ। चलो मैं एक क्वेश्चन भी लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए भैया कि लीवर किस प्रक्रिया पर काम करता है। लीवर किस प्रक्रिया पर काम करता है? तो किस प्रक्रिया पर काम करता है साथियों? इमल्सिफिकेशन पर, पायसीकरण प्रक्रिया पर। अब साथियों आपको मैं आशा करता हूं कि आपको पित्तरस के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको याद हो गई होगी। अब साथियों आपने नाम सुन रखा होगा पथरी के बारे में, स्टोन के बारे में। बहुत सारे लोग यूं कहते हैं कि भैया हम तो ऐसा कुछ खाते ही नहीं है कि हमारे शरीर में पथरी हो जाए। तो आइए समझते हैं साथियों कि भैया ये पथरी होती क्या है। और साथियों मैं आपको बता दूं, जो पित्ताशय है, जो पित्ताशय होता है, इस पित्ताशय में भी पथरी होती है। तो आइए जानते हैं साथियों इस पथरी के बारे में। पहले मैं मिटा देता हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया है तो ले लीजिए फटाफट। ओके मिटा दूं? ओके भैया। अभी तो साथियों हम लीवर के कार्य पढ़ेंगे, अभी तक क्लास खत्म नहीं हुई है साथियों, बहुत बढ़िया है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास साथियों इस सेशन को जरूर शेयर करें। देखिए भैया अब आपको हेडिंग क्या लगानी है? स्टोन यानी कि पथरी। बहुत सारे लोग यूं कहते हैं कि साथियों मैं ऐसा तो कुछ खाता ही नहीं हूं कि भैया मुझे पथरी हो जाए, फिर भी मुझे पथरी क्यों हो गई? तो अब ध्यान से सुन लेना, जिंदगी में नहीं भूलोगे। सबसे पहला आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पथरी है साथियों इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम क्या है? तो भैया इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्जिलेट और इसका सूत्र होता है साथियों CaC2O4। इसका सूत्र क्या होता है साथियों? CaC2O4 होता है पथरी का रासायनिक सूत्र। बोलो ये बात क्लियर है? और देखिए भैया साथियों मुझे आप ये बताओ कि ये जो कैल्शियम है साथियों ये किस किस में होती है हमारे शरीर में? तो भैया आपके दांतों में होती है, आपकी जो बोन्स होती है, आपकी जो हड्डी होती है उनमें होती है, आपके नाखून में होती है, आपके बालों में होती है और साथियों आपके ब्लड में होती है। तो इनसे तो हमें कोई मतलब नहीं है, दांतों से, बोन से यानी हड्डियों से, नाखून से और बालों से। हमें मतलब है सिर्फ साथियों ब्लड से। तो जब साथियों आपके ब्लड में जो कैल्शियम है, ये कैल्शियम साथियों अधिक मात्रा में हो जाता है और उस समय साथियों अगर आपने ऑक्जेलिक एसिड का सेवन कर लिया साथियों तो आपको पथरी हो जाएगी। ये ऑक्जेलिक एसिड किससे प्राप्त होता है साथियों? तो भैया आपको पता है ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में होता है, टमाटर के बीज और साथियों छिलके में अधिक होता है। ये भैया पालक में भी होता है और साथियों जो बैंगन होता है इस बैंगन के छिलके में भी साथियों ये ऑक्जेलिक अम्ल होता है। तो मैंने क्या कहा कि साथियों ब्लड में जो कैल्शियम है अगर इसकी मात्रा अधिक हो गई और उस समय पर साथियों अगर आपने ऑक्जेलिक एसिड का सेवन किया यानी कि आपने टमाटर खाया, पालक खाई, बैंगन खाया, तो होता क्या है साथियों ये क्रिस्टल की फॉर्म में जम जाता है। ये क्रिस्टल की फॉर्म में, या फिर साथियों मैं कह सकता हूं कि भैया ये गांठ का रूप ले लेता है। कौन? ये दोनों आपस में मिल करके, कौन कौन? ये कैल्शियम और ये ऑक्जेलिक एसिड आपस में मिलाएंगे साथियों तो किसका निर्माण करेंगे? कैल्शियम ऑक्जिलेट का निर्माण करेंगे। और यही क्या है साथियों? यही आपकी पथरी है। यही क्या है साथियों? आपकी स्टोन है। अब मैंने आपको यहाँ पर पथरी क्यों पढ़ाई? क्योंकि साथियों जो पित्ताशय है जिसमें भैया पित्तरस का निर्माण, पित्तरस का स्टोर होता है।
जो पित्त की थैली होती है उसमें साथियों पितरस का स्टोर होता है, मैंने अभी आपको बताया था। निर्माण तो लीवर में होता है, लेकिन भैया जो पितरस है उस पितरस का स्टोर कहाँ होता है, जब एक्सेस अमाउंट में बन जाता है साथियों लीवर में से ये जो पितरस है, तो यह पित्त की थैली में जाकर के स्टोर होता है। तो भैया ये पित्त की थैली में भी कभी कभी पथरी हो जाती है। तो अगर साथियों शुरू में पथरी हुई है आपकी पित्त की थैली में यानी कि पित्ताशय में, तो भैया इसे ऑपरेशन करवा के साथियों निकाल दिया जाता है शुरुआत में तो। लेकिन साथियों अगर समय अधिक हो जाता है तो उस समय पर क्या होता है साथियों, तो भैया उस समय पर आपका जो पित्ताशय है भैया उसको काट दिया जाता है। और साथियों जब पित्ताशय को काट दिया गया साथियों, तो अब उससे हमें क्या क्या नुकसान हो जाता है वो देखिए। तो भैया लीवर में पितरस का निर्माण हुआ, पित्ताशय में जाकर के साथियों ये स्टोर होता है। कौन? पितरस। अगर पित्ताशय ही नहीं है तो फिर साथियों ये स्टोर कहां होगा? अगर साथियों ये स्टोर नहीं होगा भैया, तो भैया ये क्या वसा का पाचन कर पाएगा जिस तरीके से पहले करता था? जी नहीं साथियों। तो आपके शरीर में साथियों जो वसा है, जो फैट है साथियों, ये अधिक हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक जम जाएगी साथियों आपके शरीर में, आपके लिवर पर साथियों, आपके ऑर्गन्स पर साथियों वसा का अमाउंट जम जाएगा। और साथियों आपका जो लीवर है साथियों ये फैटी लीवर हो जाएगा, यानी कि आपके लीवर पर सूजन आ जाएगा, आपका लीवर खराब हो जाएगा। तो ये नुकसान है साथियों पथरी के। तो अब आपको आशा करता हूं कि ये जो पथरी है साथियों इसकी कहानी तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब साथियों हम फंक्शन की बात करते हैं कि हमारा जो लीवर है साथियों इस लीवर का क्या क्या कार्य है। फिर साथियों लीवर के कार्य के बाद में साथियों हमारा ये लीवर के बारे में कहानी समाप्त हो जाएगी। वैसे तो बहुत सारी कहानी है लीवर के बारे में, अगर मैं पढ़ाऊं तो साथियों 2 घंटे और पढ़ा सकता हूं। लेकिन भैया जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिर्फ हम उनके बारे में ही चर्चा करेंगे, फालतू की बातें आपको हम नहीं बताएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। आशा करता हूं आपको स्टोन पथरी के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिटा दूं? ओके भैया। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे साथियों? लीवर के कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। लीवर के कार्यों से साथियों बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में। देखिए भैया अब हम पढ़ेंगे लीवर के कार्य। तो अब आपको हेडिंग लगानी है लीवर के कार्य। पहला कार्य क्या है? पहला कार्य है डिटॉक्सिफिकेशन का। इसका मतलब क्या है साथियों? डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब यह है साथियों कि जहरीले पदार्थों को नष्ट करने में सहायक होता है। जो जहरीले पदार्थ है साथियों, जो टॉक्सिक जो पदार्थ है साथियों, जहरीले, उन पदार्थों को साथियों ये पदार्थों को नष्ट करता है। जहरीले पदार्थों को ये नष्ट करता है। दूसरा कार्य देखिए साथियों, लीवर में साथियों एक कोशिका है साथियों, उसका नाम है हिपेटिक सेल। और हिपेटिक सेल क्या बनाती है साथियों? बाइल जूस बनाती है, यानी कि पितरस का निर्माण करती है लीवर में। दूसरी साथियों कुपर कोशिका भी पाई जाती है, ये कुपर सेल पाई जाती है। तो लीवर में साथियों दूसरी सेल है कुपर सेल, ये कुपर सेल के निर्माण में भी सहायक होती है। अब ये कुपर सेल क्या होती है साथियों? तो देखिए इसका जो नेचर होता है साथियों फेगोसाइटिक होता है, फेगोसाइटिक नेचर होता है इसका। अभी फेगोसाइटिक का मतलब क्या है साथियों? तो मैं आपको बता दूं साथियों कि अगर आपने ब्लड वाला चैप्टर पढ़ा है तो उसमें WBC पढ़ी होगी साथियों। WBC को 2 भागों में बांटा गया है, कणिका में और अकणिका में। डिटेल में नहीं बताऊंगा साथियों, लेकिन 2 WBC है साथियों। एक का नाम है न्यूट्रोफिल्स और दूसरी का नाम है साथियों मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स ही है साथियों, हाँ भैया मोनोसाइट्स ही है। ये दोनों जो WBC है साथियों, इन दोनों WBCओं को फेगोसाइटिक सेल कहा गया था, यानी कि भक्षण करने वाली कोशिका कहा गया था। फेगोसाइटिक सेल, फेगोसाइटिक सेल यानी कि भक्षण करने वाली कोशिका कहा गया था। ये क्या करती थी साथियों? ये दोनों WBC हमारे शरीर में बाहर से कोई भी मान लीजिए कीटाणु आ गया, जीवाणु आ गया,
मुख्यतः साथियों जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती थी, यानी कि भक्षण करने का कार्य करती थी, यानी कि जीवाणुओं को खाने का कार्य करती थी भैया न्यूट्रोफिल्स और ये मोनोसाइट्स WBC। ये साथियों मैंने आपको ब्लड वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ाया था। तो साथियों इसी से संबंधित ही है साथियों कि भक्षण करने वाली जो कोशिका होती है उसके नेचर के समान होती है भैया ये कूपर सेल्स, और ये क्या करती है, ये भी साथियों जो कीटाणु होते हैं और जो साथियों जीवाणु होते हैं, इन जीवाणुओं को साथियों खाने का कार्य करती है, यानी कि नष्ट करने का कार्य करती है। तो साथियों दूसरा कार्य लीवर का क्या हो गया कि भैया ये कूपर जो सेल है साथियों इनका निर्माण करती है। अगर साथियों मुझे आप 2 मिनट का समय दे साथियों तो मैं पेन में स्याही डाल लेता हूं। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए भैया और क्या कार्य है हमारे पित्रस का, हमारे लीवर का। तीसरा कार्य आप लिखोगे साथियों कि भैया जो लीवर होता है ये पित्रस का निर्माण करता है, पित्रस का निर्माण करता है। चौथा कार्य क्या लिखोगे आप साथियों कि जो लीवर होता है भैया ये 2 पिगमेंट यानी कि 2 वर्णक का निर्माण करता है। एक है साथियों बिलीरुबिन और एक है साथियों बिलीवर्डिन वर्णक। इन दोनों का निर्माण कौन करता है, तो भैया आपका लीवर करता है। बिलीरुबिन साथियों इसका रंग पीला होता है और साथियों प्लाज्मा को हल्का पीला रंग प्रोवाइड करवाता है। जब साथियों इस बिलीरुबिन वर्णक की मात्रा अधिक हो जाती है हमारे शरीर में तो आपको पीलिया या जॉन्डिस रोग हो जाता है। और साथियों हमारा पित्रस का जो हरा रंग होता है साथियों बिलीवर्डिन वर्णक के कारण होता है। इसका रंग कैसा होता है बिलीवर्डिन वर्णक का, तो हरा होता है। इसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर चुका। और 5वां कार्य देखिए भैया, 5वां कार्य साथियों ये है भैया कि ये एल्बुमिन प्रोटीन का निर्माण करता है। एल्बुमिन जो प्रोटीन होती है साथियों मैं आपको बता दूं ये प्रोटीन कहां पे होती है, तो ये प्लाज्मा में होती है। ब्लड में साथियों जो प्लाज्मा होता है उस प्लाज्मा में होती है। और साथियों ये एल्बुमिन जो प्रोटीन है भैया ये अंडे में भी पाई जाती है, अंडे में भी पाई जाती है। और इसका निर्माण और कौन करता है, इसका निर्माण साथियों लीवर करता है। और ये एल्बुमिन जो प्रोटीन है साथियों ये क्या करती है, तो भैया जो नमक होता है हमारे शरीर में, जो नमक होता है, जो साल्ट होता है, जो आयंस है और जो मिनरल्स है इनको साथियों नियंत्रण करने का कार्य करते हैं, इनको नियंत्रण करने का कार्य करते हैं। तो साथियों आशा करता हूं ये 5 कार्य आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे लीवर के। बोलो आए या नहीं आए, जल्दी जल्दी बताओ भैया। कुछ नहीं है, डिऑक्सीफिकेशन का कार्य करता है, जहरीले पदार्थों को नष्ट करने का कार्य करता है, पहला कार्य। दूसरा कार्य है साथियों कि कूपर सेल का निर्माण करता है आपका लीवर। साथियों जो कूपर सेल्स होती है फेगोसाइटिक सेल यानी भक्षण करने वाली कोशिकाओं के नेचर की होती है। ये भैया जीवाणु और कीटाणुओं को नष्ट करने में यानी उनको खाने में सहायक होती है। तीसरा कार्य है पित्रस का निर्माण करता है, पित्रस के बारे में मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया। चौथा कार्य है साथियों कि इसमें 2 वर्णक होते हैं भैया लीवर में, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बात क्लियर। 5वां कार्य क्या है, एल्बुमिन प्रोटीन का निर्माण करता है। ये एल्बुमिन प्रोटीन साथियों इसके बारे में आप प्लाज्मा में पढ़ते हो, यानी कि ब्लड वाला चैप्टर है उसमें पढ़ते हो साथियों। प्लाज्मा में पाई जाती है एल्बुमिन प्रोटीन, ये अंडे में भी पाई जाती है, इसका निर्माण लीवर में होता है साथियों। ये एल्बुमिन प्रोटीन क्या करती है, तो साल्ट, आयंस और जो मिनरल्स होते हैं साथियों उनको नियंत्रण करने का कार्य करती है। तो आशा करता हूँ साथियों ये सारी कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिटा देता हूं और आगे चलते हैं। इसका 6 नंबर का कार्य है साथियों उसके बारे में पढ़ते हैं भैया। बहुत ज्यादा मेहनत लगती है साथियों, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। आपको एक एक चीज समझ में आ रही है साथियों, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का लहजा है साथियों बहुत आसान है। देखिए भैया शायद हमने 5 कार्य पढ़ लिए थे भैया लीवर के बारे में। 6ठा कार्य क्या है, 6ठा कार्य है भैया कि जो लीवर है भैया किसका निर्माण करता है, ये हिपेरिन का। हिपेरिन साथियों एक प्रोटीन है, इसे एंटीक्लोटिंग प्रोटीन भी कहा जाता है, इसका निर्माण करती है भैया। और ये हिपेरिन क्या करता है साथियों कि हमारे शरीर में जो ब्लड होता है
उसको भैया जमने से रोकता है, ब्लड को जमने से रोकता है, ब्लड को भैया जमने से रोकता है कौन भैया, हिपेरिन। और इस हिपेरिन का निर्माण कौन करता है साथियों, तो भैया आपका लीवर करता है। ये सभी बातें साथियों आपको किस में पढ़ाई जाती है, ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ाई जाती है। ब्लड वाला चैप्टर की मैंने 10 क्लास ले रखी है, 10 से 12 घंटे के बीच में साथियों मैंने आपको सिर्फ ब्लड वाला चैप्टर पढ़ाया है। तो अगर आपको देखना है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर साथियों आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको ब्लड वाला चैप्टर बहुत डिटेल में पूरे कॉन्सेप्ट के साथ मिल जाएगा। छठा कार्य समझ में है। सातवां कार्य सम देखिए भैया, जो लीवर होता है साथियों, इस लीवर को भैया क्या कहा जाता है, स्टोर घर कहा जाता है। और ये किसको स्टोर करता है, तो ये ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखता है, ग्लाइकोजन को। अब ये ग्लाइकोजन क्या है, तो देखिए भैया साथियों, आपके ब्लड में क्या पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है। और इस ग्लूकोज को क्या कहा जाता है साथियों, ब्लड शुगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लड शुगर कहा जाता है। एक कहानी सुनिए साथियों, आपका जो अग्नाशय है, इस अग्नाशय में साथियों 4 प्रकार की सेल पाई जाती है, एल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल और साथियों एफ सेल। तो साथियों बीटा सेल है, इस बीटा सेल से एक हार्मोन निकलता है इंसुलिन। कौन सा हार्मोन निकलता है, इंसुलिन हार्मोन निकलता है। ये साथियों क्या करता है कि हमारे ब्लड में उपस्थित जो ग्लूकोज है साथियों, इस ग्लूकोज की मात्रा साथियों अगर हमारे ब्लड में ज्यादा हो जाती है, तो फिर उस ग्लूकोज को साथियों ये जो इंसुलिन हार्मोन है, ये किस में कन्वर्ट कर देता है साथियों, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। तो साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा संचित भोजन किसे कहा गया है, तो भैया ग्लाइकोजन को कहा गया है। ये ग्लाइकोजन साथियों अधिकांश वस्तुओं को तो साथियों बहुत सारी जगह पर स्टोर होता है, लेकिन ये मुख्य रूप से साथियों ये ग्लाइकोजन ये साथियों लीवर में स्टोर होता है। तो ये सारी बात भी आपको ध्यान रखनी है साथियों। जब भैया इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाएगी भैया, तो आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी और आपको डायबिटीज रोग हो जाएगा, आपको मधुमेह रोग हो जाएगा। तो आशा करता हूँ साथियों ये दोनों क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये 7वां क्वेश्चन है साथियों, बहुत बार आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो प्लीज इससे रिक्वेस्ट है कि इसको अच्छे से नोट कर लेना। ऐसी कोई एग्जाम नहीं है साथियों जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आया, ये वाला। तो आशा करता हूं साथियों ये सभी बातें आपको बहुत अच्छे से याद हो गई होगी। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। मिटा दूं भैया, ओके भैया। आठवां कार्य देखिए भैया, मैंने आपको बताया था साथियों कि ब्लड की जो मुख्य कोशिका होती है भैया वो आरबीसी होती है। इस आरबीसी का निर्माण होता है साथियों लाल अस्थि मज्जा में। भैया मैं आपको डिटेल में नहीं पढ़ा सकता यहाँ पर, क्योंकि अगर मैं डिटेल में पढ़ाने लगा है साथियों तो ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और मुझे आज साथियों लीवर क्लियर करवाना है। सिर्फ हम जो लीवर है साथियों उसके बारे में ही जानेंगे। तो भैया आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। आपको पता है आरबीसी का जो जीवन काल होता है साथियों वो कितना होता है, 120 दिन होता है। 120 दिन के बाद में साथियों ये आरबीसी है साथियों, इस आरबीसी की मृत्यु हो जाती है। और भैया ये मृत्यु कहां पर होती है, तो मैं आपको बता दूं साथियों ये मृत्यु होती है पलिया और साथियों लीवर में। अधिक मृत्यु कहां होती है साथियों, तो अधिक होती है भैया पलिया में और साथियों कम होती है भैया आपके लीवर में। और साथियों आरबीसी का पुनर्निर्माण भी होता है। और भैया ये पुनर्निर्माण कहां होता है साथियों, ये पुनर्निर्माण साथियों पलिया में होता है भैया। तो भैया ये जो आरबीसी है, इस आरबीसी का ब्रेकडाउन कहां हुआ साथियों, ये आरबीसी का ब्रेकडाउन हुआ भैया आपके लीवर में। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, फिर मैं आपका एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। देखिए भैया क्या आठवां कार्य आपको समझ में आया नहीं आया, एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। मैंने कहा साथियों कि ब्लड की जो मुख्य कोशिका होती है साथियों वो है आरबीसी।
इस आरबीसी का निर्माण तो लाल अस्थि मज्जा में होता है और साथियों इसका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। और इसकी मृत्यु कहाँ होती है? तो भैया इसकी मृत्यु होती है भैया पलिया और लीवर में। और निर्माण कहाँ हुआ? निर्माण हुआ साथियों लाल अस्थि मज्जा में। 120 दिन के बाद में साथियों आरबीसी की मृत्यु हो जाती है। पर लीवर होता है साथियों, इस लीवर में तो इसकी कम मृत्यु होती है और अधिक मृत्यु होती है साथियों इसकी पलिया में। और पलिया में ही साथियों इसका पुनर्निर्माण होता है। तो लीवर का कार्य आपको समझ में आया भैया कि आरबीसी में किस तरीके से योगदान होता है। और देखिए भैया जो लीवर होता है साथियों, इस लीवर में भैया यूरिया का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? यूरिया का निर्माण होता है। 10वां कार्य देखिए साथियों, जो लीवर है भैया, इस लीवर में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन बी12, सी नहीं साथियों, विटामिन ई, ये 5 ऐसी विटामिन है साथियों, के, ई, डी, ए और बी12। ये स्टोर कहां पर होती है साथियों? ये स्टोर भैया आपके लीवर में होती है। और साथियों ये 11वां कार्य क्या है साथियों इसका? तो भैया 11वां कार्य लीवर का यह है कि भैया जो खनिज तत्व है, इस खनिज तत्वों का भी निर्माण करती है, जैसे कि कॉपर, आयरन और पोटेशियम। तो इनका निर्माण भी कौन करती है साथियों? तो आपका लीवर करता है। तो ये है भैया आपके 11 कार्य जो आपके एग्जाम में आपसे बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपका लीवर समाप्त हो गया। साथियों लीवर एक्चुअली में समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि लीवर के मैंने जैसे आपको शुरुआत में बताया कि लगभग 200 से लेकर के 250 कार्य है भैया लीवर के। तो सभी कार्य तो आपसे आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाते, लेकिन साथियों जिस जिस कार्य से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो सभी कार्य साथियों मैंने आपको करवाए हैं और वो सारी जानकारी मैंने आपको उपलब्ध करवाई है साथियों, जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी, यानी कि जो साथियों आपसे आपकी एग्जाम में पूछी जाती है। तो लीवर यहाँ पर समाप्त हो जाता है। कल साथियों हम अग्नाशय के बारे में पढ़ेंगे, फिर साथियों हम छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है साथियों, प्लीज़ वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, वीडियो को लाइक जरूर कर लो। मैं तो परेशान हो गया, आप करते ही नहीं हो। कोई ना, मेरा काम है पढ़ाना और आपका काम है पढ़ना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, राम राम। अच्छे से रहो, अच्छे से पढ़ो, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखो और अपना ध्यान रखो। बाय बाय।